किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है, लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए इस समय कुछ कामों को करना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से जरूरी कार्य और किस तरह से करें उन कार्यों को, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ अनुश्री मथुरिया से। आज हम किसान भाइयों, आपकी जो फसल है सोयाबीन लगभग 30 से 50 दिन की हो गई होगी और ये जो बारिश का मौसम है, इसमें खरपतवार नियंत्रण में देखें तो जो 20 से जो 45 दिन की जो फसल होती है उसमें जो खरपतवार लगते हैं वो क्रांतिक अवस्था में खरपतवार लगते हैं। इनका अगर हम देखें तो जो प्राकृतिक तरीके से अगर हम करते हैं इसका प्रबंधन, तो इसमें खुरपा चला सकते हैं, हैरो चला सकते हैं, निंदाई गुड़ाई अगर हम करेंगे तो इससे जो मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहती है और इसमें जो उपजाऊ जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। एक जो रासायनिक विधि के द्वारा अगर हम नियंत्रण करें तो इमेजाथाइपर दवा का छिड़काव हम 750 ml प्रति 600 लीटर पानी में घोलकर हम इसका छिड़काव आसानी से कर सकते हैं, जिसके द्वारा खरपतवार प्रबंधन हो जाता है। किसान भाइयों, सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है और जिन इलाकों में वर्षा हो रही है वहां सोयाबीन की फसल में जल भराव की समस्या न हो, इसके लिए खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। और जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो रही है उन क्षेत्रों के किसान फसल में क्रांतिक अवस्था फली में दाना भरते समय सिंचाई अवश्य करें। किसान भाइयों, अब हम खाद एवं उर्वरक के प्रबंधन के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हम 4 या 3 भागों में हम बांट लेते हैं। 25-25% हम समय समय पर देते हैं। पहले तो बुआई के टाइम पर हम 25% देते हैं, फिर जब अंकुरण होता है तब हम 25% देते हैं और इसी प्रकार से हम खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन हम समय समय पर करते रहते हैं। इस समय सोयाबीन की फसल में रोग और कीटों का प्रकोप अधिक दिखाई दे रहा है। ये रोग कीट फसल के उत्पादन में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए किसान भाई अपनी फसल को इन कीट रोगों से कैसे बचाएं, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। सोयाबीन की फसल में हम देखें तो विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है। पीत शिरा रोग, जिसे मोजेक या पीला मोजेक या फिर येलो मोजेक भी कहा जाता है। यह जो रोग है इसमें जो सफ़ेद मक्खी होती है, इसमें सफ़ेद मक्खी एक कीट है जो कि रस चूसक कीट होता है। तो ये जो वायरस होता है इसको फैलाने में जो सफ़ेद मक्खी होती है वो सबसे बड़ा कार्य करती है। इससे कि पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं, उनकी जो शिराएँ होती हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं। इसके बाद जो पूरी फसल रहती है वो पीली पत्तियों द्वारा ग्रसित हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए अगर हम देखें तो अवरोधी किस्मों का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर हम देखें तो रासायनिक विधि में अगर हम उपयोग करें तो इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा का उपयोग 3 लीटर पानी में घोलकर इसका हम छिड़काव करते हैं, जिससे कि इससे हम नियंत्रण पा सकते हैं। सोयाबीन की जो फसल है इसमें सबसे खतरनाक कीट जो होता है वो गर्डल बीटल होता है। गर्डल बीटल जो रहता है वो लगभग 30 से 50 दिन या फिर जो 20 से 25 दिन के बाद हमें फसलों में नज़र आने लग जाता है। इसमें क्या होता है कि ये भूरा रंग का मटमैला कलर का दिखाई देता है, जो कि समांतर चक्र बनाता है, मतलब जो तने होते हैं उस पर, और ये क्या करती है ऊपर 2 छेद बनाती है और नीचे 2 छेद बनाती है और बीच में एक छेद में ये अंडे अंदर की तरफ देती है, जिससे पौधा का जो ऊपरी भाग होता है वो सूख जाता है और मुरझा जाता है। इसके नियंत्रण की अगर हम बात करें तो रासायनिक नियंत्रण हम करें तो ट्राइजोफॉस का 700 ml प्रति लीटर पानी में दवा का घोलकर दवा का छिड़काव करें। इसके बाद हम देखें तो दूसरी जो इल्ली, हरी इल्ली या फिर सैमी लूपर आती है, जो कि
अगस्त सितंबर के बीच में ही इसका जो अधिक प्रकोप है वो दिखाई देता है। ये क्या करती है कि फसल के जो पत्तियां, कोमल पत्तियां रहती हैं उनको काटकर नुकसान पहुंचाती है। उनके जो फल रहते हैं उनको पूरे तरीके से काट देती है, क्योंकि इनके जो दांत होते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं, जो कि पूरी फसल को काटकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम देखें तो जो ट्राइजोफास है, रासायनिक विधि के द्वारा हम 700 ml दवा का उपयोग प्रति लीटर पानी में कर सकते हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की। वर्षा की कमी के कारण कई जिलों में प्रायः सूखे की स्थिति बनी रहती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की अधिक सुविधा होती है वहां भी बरसाती पानी बहकर व्यर्थ चला जाता है। ऐसी असमान परिस्थितियों में प्रदेश के किसान या तो प्रकृति पर निर्भर रहते हैं या निजी जल स्रोत पर। वैसे भी राज्य में भूमिगत जल स्तर का निरंतर गिरते जाना एक अत्यंत ही चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में वर्षा जल को संग्रहित कर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना आज की जरूरत बन गई है। पानी के अभाव को देखते हुए मैंने ये फार्म पॉन्ड बनाया है। तो यहाँ डार्क जोन एरिया है, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, तो इसलिए मैंने ये फार्म पॉन्ड बनवाया है। तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे मेरे पॉली हाउस लगा हुआ है तो इसका पानी इसमें गिर जाता है और बरसात का पानी फसल के लिए भी अच्छा रहता है। तो इसको देखते हुए मैंने ये फार्म पॉन्ड बनवाया है। इसकी लंबाई 30 मीटर की है और चौड़ाई 8 मीटर की है और गहराई है जो 3 मीटर की है। तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और एकत्रित पानी करके और अंदर बाहर फसलों में दे देते हैं। तो हम इससे ड्रिप द्वारा पानी चलाते हैं तो ड्रिप में पानी भी कम लगता है और अच्छी पैदावार होती है। आज फार्म पॉन्ड किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं। दरअसल इन फार्म पॉन्ड यानी कि छोटे तालाबों में किसान बरसाती पानी को संग्रहित कर लेते हैं, जो कि काफी उपजाऊ भी होता है। इनसे विपरीत परिस्थितियों में रबी और खरीफ फसलों में सिंचाई कर बेहतर उपज प्राप्त की जा सकती है। कच्चे फार्म पॉन्ड तो खेत के आसपास का जल स्तर भी बढ़ाते हैं। साथ ही पॉन्ड से सिंचाई में यदि स्प्रिंकलर या ड्रिप का प्रयोग किया जाए तो 1.5 गुना भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। और इसके और भी कई फायदे हैं। जैसे कई फसलों में रोग धोग आता है, वो भी इससे नहीं आता है। पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ हमारी पानी की बहुत दिक्कत है। और जैसे बारिश के दिनों में बारिश से पानी इकट्ठा हो जाता है और बारिश नहीं आती है। जब मैंने इधर सोलर लगा रखा है तो इसमें पानी कम है, तो वो सुबह से शाम तक इसमें चलता रहता है और पानी एकत्रित हो जाता है और फिर इससे मैं काम में ले लेता हूँ। हमने इसके ये तार बाउंड्री कर रखी है। तार बाउंड्री का बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे आवारा कुत्ते हैं, गाय हैं और पशु हैं, आदमी हैं, तो इसमें गिरने का काफ़ी डर रहता है। तो इसलिए हमने ये तार बाउंड्री कर रखी है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा है। और इसमें जैसे बरसात आती है उससे पहले इसमें जैसे गर्मी के दिनों में खूब आंधी तूफान ये आता है, तो इसमें कचरा मिट्टी ये कई कीटाणु पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए पानी थोड़ा बेकार हो जाता है। तो इसलिए इसको बरसात आने से पहले साल में एक बार अच्छी तरह से साफ सफाई करके और फिर ऊपर के जैसे गटर लाइन के पाइप हैं, इनका जो भी पहला पानी आता है कचरा मिट्टी का वो डल जाता है, उसको बाहर निकाल के साफ सफाई करके और अच्छा शुद्ध बरसात का पानी डालते हैं इसमें। इस पर किसानों को सरकार सब्सिडी भी देती है। तो हमने ये बनवाया जब
करीबन 70% सब्सिडी थी, तो वो फार्म पॉन्ड की हमारी खेत में साइज नहीं बैठी, तो इसलिए हमने हमारे बेस पे ही बनवाया था। तो हमने सब्सिडी नहीं ली है, इस पर हमने हमारे बेस पे ही किया है। अगर किसान भाई कोई बड़ा बनवाना चाहे तो सरकार इसमें 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है और बहुत अच्छा बड़ा फार्म पॉन्ड बनता है। और अभी मैंने फाइल लगाई है, तो अभी मैं भी बड़ा फार्म पॉन्ड बनाऊंगा। बरसात के पानी का सिंचाई के कार्यों में बेहतर उपयोग हो रहा है और इससे गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में उपयोग करने की वैज्ञानिक सोच। अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर और ग्वालियर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, गुना और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक घने बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। उर्द और मूंग की फसल में पीला मोज़ेक रोग के नियंत्रण हेतु रोगी पौधों को खेत से उखाड़कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें और सफेद मक्खी कीट की रोकथाम हेतु थायोमेथाक्साम 70 WG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में रोपाई के 20 से 25 दिन और खरपतवार नियंत्रण के बाद 50 से 60 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की टॉप ड्रेसिंग करें और टॉप ड्रेसिंग के समय 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक पानी न हो। धान की फसल में खैरा रोग के नियंत्रण हेतु जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय मक्का की फसल में तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु फोरेट 10G दवा की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से रेत या बालू में मिलाकर भुरकाव करें। इस समय बाजरा की फसल में ग्रास हापर कीट की सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु लेमडा साइहेलोथ्रिन की 500 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन, टमाटर, मिर्च की नर्सरी लगाएं। खेत में बतर आने के बाद पौधों की रोपाई करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय बैंगन, टमाटर और भिंडी में रस चूसक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। इस समय मिर्च और टमाटर में चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 170 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। फलों जैसे आम, नींबू और अमरूद के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंध करके इनकी रोपाई अति शीघ्र करें। पशुओं को साफ एवं ताज़ा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा भी दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का प्रयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करते रहें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर तथा साफ एवं ताजा पानी जरूर दें। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपाय जरूर अपनाएं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कलमेर, जिला इंदौर के जुनैद खान ने। आपने बरसात के मौसम में मुर्गियों की देखरेख पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे मुर्गी पालक भाइयों, बरसात का मौसम है और आप जब व्यवसायी मुर्गी पालन करते हैं तो विभिन्न आयामों पे आपको विशेष ध्यान देना है ताकि मुर्गियों में रोग बीमारी कम हो और आपकी आय अधिक से अधिक हो। तो जो मुर्गी पालन व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं, बड़े कमर्शियल फार्म जिनके पास हैं, उनको यह ध्यान देना है कि अपने फार्म में जो बेडिंग्स हैं, मुर्गियों का बिछावन है, उस बिछावन में एक तो मुर्गियों के जो मल हैं उससे भी काफ़ी उसमें मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है और ये नमी आने के वजह से बहुत प्रकार के जो विषाक्त गैस हैं, अमोनिया जैसे गैस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो नमी कम करने के 2-3 उपाय हैं। एक, जो आप अपने फार्म का जो वेंटिलेशन है, हवा का आवागमन है, उसको अवरुद्ध होने से बचाएं। आपके जो मुर्गी फार्म में जो जालियां हैं उसमें मकड़े के भी काफ़ी जाल इस समय लगते हैं, उसको नियमित रूप से साफ़ करें। अपने बेडिंग्स को, जहाँ पे बिछावन है, उसको डेली रेकिंग करें। रेकिंग मतलब हुआ कि कोई एक आप ऐसा यंत्र बना लें जिसको मैनुअली उसको कोड़ें, कहने का मतलब उसको कोड़ाई कर दें ताकि ऊपर मैट न बने। ऊपर जब अगर मैट बन जाती है तो उसमें भी गैस काफ़ी हद ज़्यादा निकलता है। अगर ज़्यादा गीलापन हो रहा है तो वो बिछावन को बदलें, सूखे बिछावन को उस जगह पे डालें। आप हो सके तो चूना का प्रयोग करें, जो चूना आपका छिड़काव करें ताकि चूना जब आपके बिछावन में मिलेगा तो उससे भी जो गैस बनते हैं वो कम होते हैं, उसमें मॉइस्चर कंट्रोल हो जाता है। फिर आप एसएसपी का भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट का। ऐसे प्रबंधन को आपको अपनाने हैं। दूसरी बात होगी कि उनके आहार प्रबंधन की। जब हमारे किसान भाई बरसात के दिनों में अधिक पुराने आहार को स्टोर करके रखे हों तो उन पे भी विशेष ध्यान दें कि किसी प्रकार के फफूंद न पैदा हों, क्योंकि फफूंद के सृजन से भी, अब फफूंद जनित खाद्य पदार्थ मुर्गियों को खिलाने से भी उनके लीवर पे सबसे ज़्यादा असर करता है, उनके पाचकता पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाई जहाँ पे खाद्यान्न रखते हैं मुर्गियों के लिए, वह सुरक्षित रखें और नमी से बचाएं। फफूंद जनित रोग से आप बचा सकते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, जैसा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मुर्गियों की अधिक देखरेख करने की जरूरत होती है। देखरेख के अभाव में मुर्गियां कुछ रोगों की चपेट में आ जाती हैं और हमारे मुर्गी पालक भाइयों को इन रोगों की पहचान न होने के कारण वे इनकी रोकथाम नहीं कर पाते। तो इस मौसम में मुर्गियों में कौन कौन से रोगों का प्रकोप होता है, आइए जानते हैं। इस मौसम में हमारे मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस जैसे बीमारियों से भी रोकथाम करने की आवश्यकता है। तो अगर आपको अपने मुर्गियों में ऐसा लक्षण दिखाई दे, उनके पतले दस्त हों और दस्त के साथ अगर खून या खून के धब्बे दिखाई दें तो आप ज़रूर उसके लिए तत्परता से उसके उपचार के प्रबंधन करें। उसके जो सटीक दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उनको आप प्रयोग करके उस रोग बीमारी से कंट्रोल पाएं और अपने प्रबंधन को देखें कहाँ कमी है और उसको दुरुस्त करें। खाद्यान्न से होने वाले फफूंद जनित रोग और एफ्लाटॉक्सिकोसिस का भी इस समय ज़्यादा प्रकोप हो सकता है। तो अपने खाद्यान्न को फफूंद होने से बचाएं, फंगल इन्फेक्शन को रोकें और उनको ताज़ा भोजन
ताज़ा खाद्य पदार्थ दें। और मकई खास करके और बादाम की खल्ली का अगर प्रयोग कर रहे हों तो बरसात के दिनों में उसको आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि ये दोनों जो आहार के जो अवयव हैं इसमें एफ्लाटॉक्सिन्स होने की ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसको आप ज़रूर अपने ध्यान में रखेंगे। हमारे देहाती मुर्गी पालन करने वाले जो हमारे छोटे किसान हैं वो ज़रूर रूप से बरसात से पहले या बरसात के दिनों में कृमिनाशक दवाओं का ज़रूर प्रयोग करें। अगर किसान भाई अपने फार्म में चूजों का पालन कर रहे हैं तो उसमें तो विशेष रूप से ध्यान देना है कि बरसात के दिनों में जब लगातार 2-3 दिन बारिश होती है तो बाहर का तापमान काफ़ी गिर जाता है। ऐसे में तापमान को उनके शारीरिक आवश्यकता के अनुसार से बनाए रखें। उसमें कृत्रिम रूप से जो हीटर्स की व्यवस्था करनी है एवं उनके रात का जो प्रबंधन है उससे छोटे चूजों में ठंड ना लगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215